नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जयनगर में तनाव से परेशान 42 वर्षीय व्यक्ति ने कमरे में लगाई फांसी, दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया सब। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मधुबनी। मधुबनी में एलपीजी गैस का गहराया संकट, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें और मची अफरा तफरी। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद नहीं मिल रहा है सिलेंडर। जयनगर के उसराही गांव में जमीनी विवाद बना जानलेवा, मारपीट में घायल महिला की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, कहा समय पर कार्रवाई होती तो बच सकती थी जान। मधुबनी में जिला पदाधिकारी ने टॉप 10 योजनाओं की समीक्षा। जल जीवन हरियाली, जलापूर्ति और बिजली योजनाओं पर दिया गया जोर। अधिकारियों को कार्य में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। मधुबनी के आरके कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशिभूषण कुमार चुने गए। एलएनएमयूटा अध्यक्ष, शिक्षकों में देखा गया उत्साह। अनुभव और सक्रियता के दम पर संगठन को मजबूती मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। हरलाखी में एक चप्पल दुकान से नशीली दवा की गई बरामद। एसएसबी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मां बेटे को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई। दोनों आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी का सरकार पर हमला, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर उठाए गए कई सवाल। नेताओं ने कहा आम जनता है परेशान, वहीं मिथिला राज्य गठन की गई मांग। और मधुबनी में एलपीजी स्टॉक है पर्याप्त। 103 एजेंसियों के जरिए होम डिलीवरी है जारी। लाखों बुकिंग के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी पर नजर और अफवाहों से दूर रहने की अपील। खबरें अब विस्तार से। जयनगर में शनिवार की शाम एक दर्दनाक घटना ने इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां मानसिक तनाव से जूझ रहे एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के वार्ड संख्या 13 ब्राह्मण टोला निवासी 42 वर्षीय मिहिर झा ने घर के अंदर कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को संदेह हुआ। आसपास के लोग जुटे और दरवाजा तोड़ने पर वह फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 13 ब्राह्मण टोल में शनिवार की शाम तनाव में आकर एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने गले में फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक की पहचान स्वर्गीय कीर्ति नारायण झा का 42 वर्षीय पुत्र मिहिर झा के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना के मामले में मृतक की पत्नी गुड़िया देवी के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मृतक हमेशा तनाव में रहता था। शनिवार की शाम घर के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक वे कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो घर के लोगों को संदेह हुआ और कमरे के गेट को पीटना शुरू किया गया। गेट नहीं खोलने पर घर में शोर सुनकर आसपास के लोगों का जमाव हुआ और कमरे का दरवाजा किसी तरह खोला गया तो मृतक फंदे से झूल रहा था। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी में रसोई गैस को लेकर बढ़ती परेशानी अब आम लोगों के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ आपूर्ति में कमी ने हालत और खराब कर दिया है। रविवार को शहर की कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद समय पर गैस नहीं मिल रही है, जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी जाती है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं कई उपभोक्ताओं ने वेंडरों पर सिलेंडर की हेराफेरी और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। पहले तो एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी, उसके बाद इसकी आपूर्ति में किल्लत को लेकर मधुबनी शहर के गैस एजेंसी प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को शहर के कई गैस एजेंसी प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं की अफरा तफरी देखी गई। गैस के लिए लंबी कतार में परेशान कई उपभोक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को गैस आपूर्ति में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों को गैस लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। गोदाम से खुद सिलेंडर लाने से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई परिवार ऐसे हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, जिनके लिए यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उनका ऑनलाइन बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो सकी, जबकि एजेंसी पर पता चला कि उनका सिलेंडर की आपूर्ति कर दी गई है। एजेंसी पर इसकी शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई उपभोक्ता ने बताया कि इन दिनों बिना गैस की बुकिंग और आपूर्ति की सब्सिडी के नाम पर कुछ राशि उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिली है, लेकिन गैस की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इधर लोगों की शिकायत है कि वेंडर गैस सिलेंडर की हेराफेरी कर देते हैं और चोरी छिपे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जाती है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के दिवधा थाना क्षेत्र स्थित उसराही गांव में जमीनी विवाद ने शनिवार को एक महिला की जान ले ली। पड़ोसियों के साथ हुए विवाद में 45 वर्षीय कमला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन शाम में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर पुलिस कार्रवाई होती तो जान बच सकती थी। उनका कहना है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। देवदा थाना क्षेत्र के उसराही गांव में शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में घायल 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस समय पर गंभीरता दिखाती तो शायद मृतका की जान बचाई जा सकती थी। मृतका की पहचान प्रकाश सहनी की 45 वर्षीय पत्नी कमला देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल एवं थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा अब तक प्राथमिकी के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। मृतका के बड़े पुत्र शिवजी कुमार सहनी ने बताया कि उनके घर के चारों ओर कुछ जमीन छोड़कर चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। शनिवार की सुबह वह घर से सटे सरकारी पीसीसी सड़क के पास गेट खोल रहे थे, तभी पड़ोसी रामेश्वर सहनी और राजेंद्र सहनी ने विवाद खड़ा कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनकी मां कमला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजन उन्हें जयनगर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वे उन्हें देवदा थाना ले जाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने आवेदन लिखने को कहा, जिसके बाद आवेदन देकर वे घर लौट आए। शाम में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो उनकी मां की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा की गई बेरहमी से पिटाई के कारण ही उनकी मां की मौत हुई। घटना के समय डायल 112 की टीम सुबह मौके पर पहुंची थी, लेकिन इसके बाद स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची। बाद में एसडीपीओ के आने के बाद ही देवदा थाना पुलिस सक्रिय हुई। थाना पे बोला कि लिख के दो, ऐसे करके नहीं लिखाता है, ऐसे कर लिख कर हमको जैसे आएगा हमको लिखना वैसे ही देंगे। वहाँ पे मार देगा तब जाइएगा, चलिए वहीं पे लिख लीजिएगा, तो कोई चीज नहीं होगा। पुलिस उसके बाद कितने बजे आई थी झाड़ा होने के? तो दूसरा गाड़ी आया उधर से, हम वहीं पे थाना पर रह गए ना, तो दूसरा गाड़ी
वहीं से गाड़ी निकाला दूसरा। तो विवाद उस टाइम विवाद पुलिस जो आई थी तो विवाद ताले मारपीट हो गया था, थाना वहाँ पे ले गए, मार्केट ले गए। जब हो गया विवाद, घर में ले गया, हमको उसको मार दिया, घर में ले गया, तब वही थाना वाला बोला जब ले जाओ तब ले गया हॉस्पिटल। तक मामला है तन इन सबको ले दवाल तवाल जोड़ते तो हम एक ओते रास्ता हम छोड़े देने थे इधर के जाने उन तक तोरा बाप के हो जब ही से सब ला बोल लगे तो एगो धीरापुर वाली है तन है ये बोले लगले तो मुलेनी जी के नहीं बुझते चल गए पहले सुरेश सब एक बाप सबको रमेश कम रमेश के बेटा रमेश सबको एले डंटा उंटा रहेला ठगल ले के मारलक डंटा उंटा लेके ये सब लगा मारने सीना में से सब न पेट में दर्द उठल के उल्टी उल्टी भगन अरे हो गल ताले हम लोग वतन हॉस्पिटल लगे हॉस्पिटल से थाना पर लगे थाना वाला पुर्जा हम अपने से लिखो हमारा जे लिखल तो वह लिखबे हमरा अगर यहाँ जाओ वहाँ जाओ वैसे करके नहीं लिखाता है। तो के बाद में हम चले लिए नौते से लेके हम फिर धरे घरे आन ले लिए घर आने के तब मौसरी उसरी के खेत है कन तन पूरे जाना तो हम कहले बाबू जा देखल ताले हम छीन वो या तो बात भले फोन फिर तुरंत केना नू कर लगले चोट रहे लागल दौड़ कहीं दुखाया बना के कन एक जाले न हॉस्पिटल फिर लो जेती फिर गाड़ी तैयारी के लिए लो जाए के लिए ने अपना पुलिस यहाँ कब बजे आई थी? पुलिस देवधा थाना जल्दी नहीं अब कितने बजे आई थी? सुबह में। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में विकास योजनाओं की रफ्तार और जमीनी हकीकत को परखने के लिए शनिवार को अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई इस बैठक में लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति विभाग की टॉप 10 योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जल जीवन हरियाली एवं हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत चेक डैम निर्माण कार्यों की स्थिति पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही छूटे टोलों में जलापूर्ति, कृषि, विद्युत कनेक्शन और स्मार्ट मीटर की समीक्षा पर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों की टॉप 10 योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर तथा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जयनगढ़ की 10 प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। लघु जल संसाधन विभाग के तहत जल जीवन हरियाली एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत कड़हड़वा चेक डैम, रायचंदा चेक डैम, महथौर गोट चेक डैम, इटहर चेक डैम सहित अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति एवं भौतिक। इसके बाद लोक स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग अंतर्गत छूटे हुए टोलों में नई जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण को लेकर प्रखंडवार एवं स्थलवार समीक्षा की गई। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जयनगढ़ के अंतर्गत प्रखंडवार कृषि विद्युत कनेक्शन एवं स्मार्ट मीटर से संबंधित प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। शैक्षणिक जगत में एक नई जिम्मेदारी और उम्मीद के साथ मधुबनी के शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा गया। आरके कॉलेज के भूगोल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण कुमार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के LNMUTA संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वे लंबे समय से छात्र और शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1990 से 2005 तक छात्र राजनीति से जुड़े रहने के बाद उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। मधुबनी के आरके कॉलेज के भूगोल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण कुमार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के LNMUTA संघ का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनके इस चयन से शैक्षणिक जगत में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शशि भूषण कुमार विश्वविद्यालय की राजनीति में शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। वे वर्ष 1990 से 2005 तक छात्र राजनीति से जुड़े रहे। वर्ष 2005 में उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के B.Ed विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2013 से 2017 तक वे आरके कॉलेज मधुबनी के B.Ed विभाग अध्यक्ष रहे। वर्तमान में वे वर्ष 2017 से आरके कॉलेज मधुबनी में भूगोल विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके अध्यक्ष बनने से शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है तथा संगठन को और मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। डॉक्टर शशि भूषण कुमार को बधाई देने वालों में सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, LNMU के पूर्व कुलपति डॉक्टर RK मंडल, पूर्व कुल सचिव डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके अलावा आरके कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शाह, डॉक्टर अरविंद कुमार झा, धनवीर प्रसाद समेत अनेक शिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरडाकी के हरीने बाजार स्थित एक चप्पल दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान दुकान से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई और मौके से मां बेटे को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम रीना देवी व राकेश कुमार साहब बताया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एसएसबी और स्थानीय पुलिस शामिल रही। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरीने कैंप एवं स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चप्पल की दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की गई। साथ ही मौके से अवैध कारोबार में संलिप्त मां बेटा दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरीने गांव निवासी रीना देवी एवं राकेश कुमार शाह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि हरीने बाजार स्थित राकेश शाह की चप्पल दुकान में अवैध रूप से नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने हरलाखी थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी दल का गठन कर उक्त दुकान पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय चेतना पार्टी ने महंगाई और जन समस्याओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो के नेतृत्व में नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन कठिन हो गया है। पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गरीब वर्ग की हालत और खराब होती जा रही है। नेताओं ने सरकार पर जमीनी हकीकत से दूर रहने का आरोप लगाया। भारतीय चेतना पार्टी द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने किया, जिसमें पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लेते हुए सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि से लोगों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि गरीब और कमजोर वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण कई परिवारों के बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति किसी आपातकाल से कम नहीं है, जहां आम नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि एक ओर देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने सरकार पर जमीनी हकीकत से दूर रहने का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने मिथिला राज्य के गठन की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार अन्य राज्यों के गठन पर विचार कर सकती है, तो मिथिला क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र के लोग वर्षों से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि राज्य में नदियों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार के अपने अधिकारी ही उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, जो प्रशासनिक कमजोरी का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति में सुधार की मांग की। इस मौके पर विनोद चंद्र गुप्ता, संजीव सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हम केंद्र सरकार से बार बार जंतर मंतर दिल्ली पर धरना दे करके भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा पिछले वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया और हमने सीधी मांग की। भारतीय चेतना पार्टी का सीधा मांग है
देश के प्रधानमंत्री से कि जब 25 राज्य पहले था तो आपने 29 राज्य बनाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मिथिला राज्य जो बिहार की भूमि और मां सीता की धरती है, जहां मिथिला का इतिहास आज से नहीं, हम समझते हैं कि पुराने कालों से है, अकबर जमानों से है, और उससे भी पहले हमारा मिथिला जनक सीता और रामचंद्र जी की का शादी यहाँ करने आए। ये जनक नंदिनी की धरती है, जहाँ राजा दशरथ और मिथिला राज हुआ करता था, जहाँ सुंदर राज हुआ करता था। हम मिथिला राज के लिए बार बार संघर्ष कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर मिथिला राज नहीं बनाएगी तो केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन कर इस सरकार को चलने नहीं देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी से मैं मांग करता हूं, अगर आपने हमारी जो मांगे हैं मिथिला राज का अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम घेरा डालो, डेरा डालो और आंदोलन करेंगे। जन जन का नारा है, मिथिला राज हमारा है। इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ मैं सभी दोस्तों से यह आग्रह कर रहा हूं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इस देश को कैसे बचाना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता नहीं आएगी और मिथिला राज नहीं बनेगा, तब तक मिथिला का विकास और देश का विकास नहीं होगा। पहला हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, और हमारे अब बीच में पार्टी के मीडिया प्रभारी है, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। हम आग्रह करते हैं रविशंकर जी से, जो हम आगे जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेंगे, और उसके अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इन नारों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारा लड़ाई एक न एक दिन मुकाम पर पहुंचेगा, और हमारी जो मिथिला का जो धरती है वो फिर से मिथिला राज होगा, जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, धन धान्य से बड़ा रहेगा। अब हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के और अन्य पदाधिकारी हैं, हम मीडिया प्रभारी जी से आग्रह करेंगे कि वो अभी अपनी बात को बारीकी से रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, किसानों के हक की बात कर रहे हैं, मजदूरों की हक की बात कर रहे हैं। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो बिल्कुल चलावा है, कहीं किसी को कहीं रोजगार नहीं दिया गया। ये क्या है भाई? एक तरफ उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, बिहार में कहीं इन 15 वर्षों में मोदी जी के शासन काल में जितना पुल पलिया बना वो सारा का सारा गिर गया, ध्वस्त हो गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? जहां हमारा पुल पुलिया बना हुआ 2 साल भी नहीं हुआ, वहां भी ध्वस्त हो गया। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के पोषक हमारे प्रधानमंत्री जी है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और इनके सत्ताधारी के लोग हैं। आज मैं कहता हूं कि ये राज्यसभा में जाकर के क्या करेंगे, जब अपने राज्य का डेवलप नहीं कर सके 25 सालों से एनडीए गठबंधन के साथ, तो हमें नहीं लगता है कि ये कभी विकास करेंगे। क्योंकि 25 साल एक बच्चे को भी बड़ा होने में लगता है, वो 25 साल के बाद अपनी जिम्मेवारी को समझ जाता है। लेकिन सरकार 25 साल के बाद भी, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि अविलंब। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। गैस आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मधुबनी प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिले में 29 मार्च तक 45,373 गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है और 103 एजेंसियों के माध्यम से होम डिलीवरी जारी है। 1 से 28 मार्च के बीच 3,93,836 बुकिंग में से 3,50,730 उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रशासन ने लोगों से एजेंसियों पर भीड़ नहीं लगाने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
मधुबनी जिले में दिनांक 29 मार्च 2026 तक कुल 45,373 एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। 1 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक कुल 3,93,836 उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग की गई है। वहीं जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है। विभिन्न कंपनियों के सभी 103 एलपीजी वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए होम डिलीवरी के माध्यम से गैस प्राप्त करें। प्रशासन द्वारा गैस आपूर्ति को सुगम बनाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। सभी कंपनियों को मिलाकर 1 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक कुल 3,50,730 उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस की डिलीवरी की जा चुकी है। दिनांक 28 मार्च 2026 को कुल 10,144 गैस सिलेंडरों की बिक्री हुई, जबकि उसी दिन कंपनियों से 11,055 सिलेंडरों की आपूर्ति प्राप्त हुई। एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों एवं सुझावों का निवारण गूगल लिंक, फेसबुक पेज तथा जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से किया जा रहा है। कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नजर रखने के लिए गठित टीम सक्रिय है और लगातार निगरानी कर रही है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भीड़ से बचें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपनी मांग दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा प्रमंडल प्रभारी रत्नेश्वर ठाकुर ने सरकार पर सीमावर्ती इलाकों की अनदेखी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 75 और NH 227 व 527C जैसी प्रमुख सड़कें होने के बावजूद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा नहीं मिलना चिंताजनक है। शिक्षाविद राजेश पांडे ने भी कहा कि इलाज, पर्यटन और पारिवारिक कारणों से भारत नेपाल के बीच रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में मधवापुर व हरलाखी में सस्ती और सुलभ बस सेवा बहाल करने की मांग तेज हो गई है। दरभंगा प्रमंडल जनसुराज पार्टी प्रभारी रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के लोगों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित रखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेटी रोटी का संबंध रखने वाले मैत्री देश नेपाल से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की कई सीमाएं जुड़ती हैं। स्टेट हाईवे 75, नेशनल हाईवे 227 और 527C हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों को सरकारी बस की सेवा मुहैया कराना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। शिक्षाविद राजेश पांडे ने कहा कि उपचार, पर्यटन, रिश्तेदारी आदि के लिए दोनों देशों के हजारों लोग एक दूसरे के यहां से रोज आगमन व प्रस्थान करते हैं। इसलिए आवागमन की सुविधा को सरल और सस्ता बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मधवापुर व हरलाखी क्षेत्र से सरकारी बस सेवा बहाल कराने की मांग बिहार सरकार से लोगों ने की। उद्धारक की बाट जो हो रहा है मधवापुर बॉर्डर, सरकारी उदासीनता एवं जनप्रतिनिधियों की आक्रामकता ने मधवापुर बॉर्डर को पिछड़ा बना दिया है। राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य उच्च पथ से जुड़ा होने के बावजूद मधवापुर बॉर्डर से राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मधवापुर बॉर्डर नेपाल के मटिहानी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जहां से जलेश्वर एवं जनकपुर धाम की सीधी कनेक्टिविटी है। मधवापुर बॉर्डर से रेल कनेक्टिविटी तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन स्थानीय जनता के जागरूक होने से कम सड़क संपर्क तो बेहतर हो ही सकता है। हरलाखी विधानसभा से जो लोग इलाज के लिए या अन्य कारणों से राजधानी की तरफ जाते हैं, उनके लिए यातायात की क्या सुविधा है? देखिए, हरलाखी विधानसभा नेपाल की बॉर्डर से लगा हुआ है और यह ऐतिहासिक धरती भी है, जहां राम और सीता के मिलन, प्रथम मिलन इसी धरती पर फुलहर में हुआ था। कालिदास को ज्ञान इसी उच्चैठ की धरती पर भगवती से प्राप्त हुआ था।
और विभिन्न धार्मिक स्थानों के लिए यह विधानसभा जाना जाता है। लेकिन यहाँ से इलाज के लिए या अन्य कारणों से राजधानी जाना हो, पटना जाना हो या किसी बड़े शहरों में जाना हो तो यहाँ से सुविधा प्राइवेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज तक यहाँ से एक भी सरकारी बसें नहीं खुल रही है, जबकि इसमें सरकार को कुछ भी नहीं लगता है। ये उमगांव बड़ा बाजार है, यहाँ साहर घाट बड़ा बाजार है, यहाँ गिरजा स्थान है, उच्चैठ भगवती है, कलानेश्वर है और नेपाल की सीमा से हमारा विधानसभा लगता है। इसलिए न कोई जनप्रतिनिधि न कोई सरकार इसकी सुधि लिया। इसीलिए हम मांग करते हैं वर्तमान सरकार से, क्योंकि यह तो कुर्सी बचाने में लगी हुई है, यह कुर्सी पर अपने बच्चों को बैठाने में लोग लगे हुए हैं। क्षेत्र का विकास और जनता की क्या सुविधा है, इस पर उन्हें क्या मतलब है। इसलिए हम मांग करते हैं यहाँ से विभिन्न जगहों से स्टेट बस की शुरुआत। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित होते ही मधुबनी जिले में उत्साह का माहौल बन गया। मधुबनी शहर से लेकर गांव तक छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बाबू साहेब चौक की शीतल कुमारी ने 394 अंक हासिल कर प्रथम श्रेणी पाई। वहीं बिस्पी की प्रीति प्रियदर्शी ने 479 अंक के साथ अव्वल रही। कई विद्यालयों के छात्रों ने 400 से अधिक अंक लाकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। मधवापुर की श्री प्रिया ने कठिन हालातों में भी सफलता पाकर मिसाल पेश की। वहीं सफल छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित होते ही मधुबनी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर क्षेत्र के छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर अपने परिवार, विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। जिला मुख्यालय के अंतर्गत मधुबनी नगर निगम वार्ड संख्या 13 बाबू साहेब चौक निवासी शीतल कुमारी ने 394 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। माता लक्ष्मी शाह एवं पिता सुमित कुमार ने बेटी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं बिस्पी प्रखंड में छात्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा की छात्रा प्रीति प्रियदर्शी ने 479 अंक प्राप्त कर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी विद्यालय के प्रिंस कुमार ने 469 अंक हासिल किए। उच्च माध्यमिक विद्यालय औसी बबनगामा दक्षिण की छात्रा रूपम कुमारी ने 451 अंक, साक्षी कुशवाहा ने 435 अंक, प्रिया कुमारी ने 434 अंक तथा बबीता कुमारी ने 411 अंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया। विद्यापति उच्च विद्यालय बिस्पी के छात्र ओम प्रकाश शाह ने 451 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा उच्च विद्यालय जफरा की छात्रा रागिनी कुमारी ने 436 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। नुरचक गांव की कहकसाम प्रवीण ने 355 अंक, रासदा सबा ने 321 अंक, गिनौर गांव की नेहा कुमारी ने 400 अंक तथा कोमल कुमारी ने 282 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। मधवापुर प्रखंड के रमा गांव की छात्रा श्री प्रिया ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 67% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि को शिक्षकों और ग्रामीणों ने सराहनीय बताया है। सभी सफल छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है और भविष्य में डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने की इच्छा जताई है। जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने भी छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका प्रखंड स्थित मलंगिया गांव में चैती दुर्गा पूजा आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी रही, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा इलाका जयकारों से गूंजता रहा। वर्ष 1991 से शुरू हुई इस पूजा की परंपरा आज भी पूरे उत्साह से निभाई जा रही है। इस बार 1101 दीपों से भव्य महाआरती विशेष आकर्षण रही। मेले में विभिन्न दुकानों और झूलों की व्यवस्था की गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी यहाँ देखने को मिली। अंत में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता रानी को विदाई
अर्पित की। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड स्थित मलंगिया गांव में चैती नवदुर्गा पूजा समिति खांजीपुर मलंगिया के तत्वाधान में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। वर्ष 1991 में देवनंदन सिंह द्वारा इस पूजा का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। 17 मार्च 1991 को पहली बार माता रानी की स्थापना कर पूजा की शुरुआत हुई। इस पूजा के वरिष्ठ संस्थापकों में महेश नारायण झा, देवेंद्र नारायण झा, कन्हैया मिश्र, मकड़ू यादव, नथुनी यादव एवं परीक्षण सिंह शामिल रहे, जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से विधि विधान पूर्वक पूजा की परंपरा स्थापित की। प्रारंभिक वर्षों में स्वर्गीय देवेंद्र झा अध्यक्ष, स्वर्गीय परमानंद कुंवर सचिव एवं ब्रज नारायण झा उर्फ खुरखुर झा कोषाध्यक्ष रहे थे। वर्षों तक परमानंद कुंवर के नेतृत्व में पूजा का सफल संचालन होता रहा। बाद में समिति की जिम्मेदारी संतोष कुंवर एवं ब्रज नारायण झा को सौंपी गई। 36वें वर्ष में नई कमेटी का गठन कर अध्यक्ष प्रवीण झा, उपाध्यक्ष रमेश कुंवर, कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा, उप कोषाध्यक्ष मिथिलेश यादव व अखिलेश यादव, सचिव संतोष कुमार, दिलीप श्रीवास्तव एवं अरुण सिंह को जिम्मेदारी दी गई। समिति के सचिव संतोष कुंवर ने बताया कि माता रानी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मन्नत पूरी होने पर सोने के आभूषण चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं ने माता रानी को टीका, नथ, हार सहित कई स्वर्ण आभूषण अर्पित किए। इस वर्ष सप्तमी की संध्या पर गंगा आरती की तर्ज पर 1101 दीप प्रज्वलित कर भव्य महाआरती की गई, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेले के आयोजन में लगभग 6 से 7 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिला और वर्षों से यह आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता आ रहा है। रामनवमी के दिन मंदिर परिसर में कुमारी कन्या एवं बटुकों के साथ महाभंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गाँव के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेले में मीना बाजार भी लगते हैं। बिस्वी विधायक आसिफ अहमद भी पूजा स्थल पर पहुंचे और माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हजारों श्रद्धालु मेले में पहुंचे और अंतिम दिन माता रानी की विदाई के समय नम आंखों से पूजा अर्चना कर अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।